अभी तक जो है पढ़ रहे थे हम लोग कि कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस वैसे पढ़े, फिर पढ़े थे कि मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, सब चीज़ पढ़ लिए थे। तो रिवाइज कर लो एक दो चीज़। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए थे कि जो मोलर कंडक्टेंस होता है, सिंबल होता है उसका, सिंबल होता है लैम्बडा एम, ठीक है, इसको लैम्बडा पढ़ते हैं, या फिर बोलते हैं कैप भी पढ़ते हैं, तो कैप एम, ठीक है। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है इसका सिंबल होता है कैप EQ। पढ़े थे कि लैम्बडा एम होता है, मतलब जो मोलर कंडक्टेंस होता है इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। वैसे ही जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम लोग पढ़े हुए थे कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए थे कि डाइल्यूशन है, टेम्परेचर है, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर कि कंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो थोड़ी रिवाइज करो। देखो पहले हमने पढ़े थे किन किन फैक्टर्स पे जो कंडक्टेंस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहला हम पढ़े हुए थे टेम्परेचर, कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगी, मतलब कि जो मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। मोबिलिटी बढ़ गया तो इससे जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ता है। फिर हम लोग देखे हुए थे कि डाइल्यूशन का क्या असर पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइल्यूशन का क्या असर पड़ता है। तो पढ़े थे कि डाइल्यूशन करने पर, मतलब कि पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी मिलाना। तो पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन करने पर क्या होता है कि जो आयंस के बीच, मतलब कि डाइल्यूशन हम करेंगे तो आयंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि पहले वॉल्यूम इतना था, बाद में इसमें हम पानी मिला दिए, अब वॉल्यूम इसका बढ़ गया। तो जब इसका डाइल्यूशन किए हम तो जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन आयंस, वो बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, तो पहले मान लो इतना ही था वॉल्यूम, तो पहले जो था इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ पे था, जब इसमें हम पानी मिला दिए तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ कि अट्रैक्शन घट गया इसका। डिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ कि जो अट्रैक्शन था, मान लो ये AB इलेक्ट्रोलाइट था, तो ये तुरंत क्या बना था, A+ और B- मान लो बना था, ठीक है। पहले ये पास पास थे, इतना अच्छा से नहीं गति कर पा रहे थे, अब थोड़ा दूर दूर हो गए, है ना। तो दूर दूर होने से जो इनका अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या हो गया, घट गया। अट्रैक्शन कम हो गया तो ज़्यादा अच्छे से चल पाएंगे, तो इनकी जो मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मतलब इससे कंडक्टेंस बढ़ा, लेकिन कौन कंडक्टेंस बढ़ा, तो ध्यान रखना है कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ा, या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ा। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी क्या होता है कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। सिंबल याद है ना, कप्पा, सिंबल क्या होता है, कप्पा। तो जब हम पानी मिलाएंगे तो ये तो बढ़ रहा है, लेकिन पर ml सॉल्यूशन में, पर ml सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट था क्या वो बढ़ गया कि घट गया, घट गया, क्योंकि पहले पर ml में ज्यादा था आयन, पानी मिलाने पर दूर दूर चला गया तो आयन घट गया, तो आयन घट गया तो कंडक्टिविटी भी क्या हो गया, घट गया। मतलब डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन जो कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इतना बात हम लोग जो है अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसी का ये ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस and equivalent conductance gets increases, whereas if you talk about the conductivity then it gets decreases। अब हम लोग थोड़ा इसमें आगे पढ़ेंगे, और आगे अब पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है और बहुत ही आसान सा नियम है। देखो अभी हम लोग इसमें 2 नियम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी आसान लॉ ये है, इसको बोलते हैं कोलोराउस लॉ। क्लोराउस लॉ पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, अनंत। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, पानी मिलाना, है ना। देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि पानी मिलाने पर, मतलब डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है।
ठीक है। लेकिन किस लिमिट तक बढ़ेगा, जैसे मान लो कि यहाँ हम लिख दिए वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कितना उसमें हम पानी मिला रहे हैं, और यहाँ हम लिख दिए मोलर कंडक्टेंस, या फिर मान लो लिख दिए एक, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस लिखें, और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये लिख दिए। अब जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मान लो कि पहले एकदम मतलब जो सैचुरेटेड पॉइंट था वहाँ मान लो कि ये 2 लीटर था, और इसका जो कंडक्टिविटी था वो मान लीजिए 2 × 10⁻² था, 10⁻² साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स था। अब इसका हम वॉल्यूम बढ़ाएं, मान लो वॉल्यूम को 2 लीटर से क्या किए 3 लीटर किए, तो ये भी बढ़ेगा, तो ये बढ़ के मान लो हो गया 3 × 10⁻²। मान लो वॉल्यूम और बढ़ाएं 4 लीटर किए, ये भी बढ़ेगा, ठीक है। क्यों, अच्छा क्यों बढ़ रहा है, प्लस हम समझा चुके हैं, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो आयन दूर दूर जा रहे हैं, और जितना ही दूर दूर जाएंगे अट्रैक्शन उतना ही घटेगा, अट्रैक्शन जितना ही घटेगा उतना ही तेज तेज चलेगा, और उतना ही कंडक्टेंस बढ़ेगा, इसलिए बढ़ रहा है। लेकिन सोचो एक पॉइंट ऐसा आए जब एकदम दूर दूर हो ही गया है, अब कोई अट्रैक्शन बचा ही नहीं है, तो उसके बाद देखो कोई भी चीज, मान लो यहाँ अगर चुंबक है तो आसपास एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोई चीज है तो उसी को ना वो अट्रैक्ट करेगा, अगर कोई चीज बहुत दूर है तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा नहीं। तो मान लो कि आयन जो है इतना दूर हो चुके हैं अब कि अब उनके आपस में कोई भी तरह का कोई भी जो इंटरेक्शन है वो बचा नहीं है, तो उसके बाद अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएं तो क्या इस पर असर पड़ेगा, नहीं, क्योंकि उतना दूर हो चुके हैं कि अब और दूर होने का कोई चांस ही नहीं है, आपको दूर हुए या नहीं है कोई फर्क उनसे नहीं पड़ेगा। तो मान लो 4 लीटर की है, वॉल्यूम बढ़ाने पर ये बढ़ा 10⁻³ हो गया, ठीक है। मान लो कि अब इसको 5 लीटर की है, अभी भी इतना ही रहा, अब इसको 6 लीटर की है, अभी भी इतना ही रहा, तो अब हम क्या कहेंगे कि इस पर जाकर आ गया है सैचुरेशन, मतलब इसके बाद इनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो गया है, कि अब हम कितना भी पानी मिला रहे हैं इनके बीच के अट्रैक्शन पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कि वह वॉल्यूम जिससे अधिक वॉल्यूम बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। इसका सिंबल जनरली लिखा जाता है, मान लो अगर मोलर के लिए लिखना है, मोलर के लिए तो लिखेंगे लैम्ब्डा नॉट m, और अगर लिखना है इक्विवेलेंट के लिए तो लिखेंगे लैम्ब्डा नॉट eq, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जैसे कि यहाँ पर क्या है इसके केस में 4 × 10⁻³, ये क्या हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, तो जिसके बाद वॉल्यूम बढ़ाने पर कंडक्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो यही बात है, इसको लिखना है, कैसे लिखना, नहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिखे ऐसे लिखिए, द सैचुरेशन पॉइंट, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना, ये लिख लीजिए नॉट ई, जैसे लिखो द पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन, द पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन the point of dilution above which there is no further change, above which there is no further change, above which there is no further change in, there is no further change in molar conductance is called infinite dilution। ये लिखना मोलर कंडक्टेंस आफ्टर
डाइल्यूटिंग इट इसी में लिखना था, नो फर्दर चेंज इन मोलर कंडक्टेंस आफ्टर डाइल्यूटिंग इट फर्दर is called infinite dilution. After diluting it further is called molar conductance. हो गया मोलर कंडक्टेंस। तो अगर हम मान लिखते हैं लैम्बडा नॉट एम, या फिर इसको लिखते हैं लैम्बडा इनफाइनाइट एम, मतलब क्या होता है इसका, मतलब होता है इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या हुआ, तो लिखना है कि द पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन above which there is no further increase in molar conductance, मतलब कि वह डाइल्यूशन जिसके बाद अगर हम आगे डाइल्यूट करें तो मोलर कंडक्टेंस में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, उसी को क्या कहा जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहा जाता है। या तो इसको हम लैम्बडा नॉट एम लिखते हैं या लैम्बडा नॉट इक्यू लिखते हैं अगर हमको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है तो एक बात तो ये हो गया। ये फिर इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दो नाम होता है इसका, या तो इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन इस सिंबल को, या बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सिमिलरली अगर लैम्बडा नॉट ई क्यू है तो क्या बोलेंगे उसको, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, या फिर बोलेंगे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ये बात होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो अभी जो हम देखेंगे कोलराउस लॉ। ठीक है, देखो अभी तक क्या क्या पढ़े, अभी तक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पढ़ लिए, अब पढ़ना है आगे कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ ही बोलते हैं इसको। देखो कोलराउस लॉ क्या है, बहुत ही सिंपल लॉ है। पहली बात तो ये है कि कोलराउस लॉ का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, ये मतलब क्यों ये लॉ आखिर आया क्यों, ये इसलिए आया क्योंकि देखो हम लोग शुरू में पढ़े हुए थे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन होता है, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंडक्टेंस है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। कि कैसे निकाल सकते हैं, तो जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमको पता है वो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है ना, तो उसका जो कंडक्टेंस है वो निकालना आसान है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो कि एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है, तो यह पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। और पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा तो इसका जो पूरा मोलर कंडक्टेंस है वो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट ही नहीं होगा। मान लो कि अगर HCl है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, H+Cl- 100% हो गया इसमें डिसोसिएशन, है ना। देखिए इसमें 100% डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका जो मोलर कंडक्टेंस है, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, वही निकालने के लिए कोलराउस लॉ आया। कोलराउस ने एक नियम दिया, क्या निकालने के लिए, ये क्यों एप्लीकेबल है, तो ये एप्लीकेबल है दो चीज़ों के लिए। पहला चीज़ तो ये कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस हम इससे निकाल सकते हैं, और दूसरा कि ऐसा एसिड, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका कंडक्टेंस हमको पता नहीं है उसका भी कंडक्टेंस हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बताते हैं। पहले ये लॉ कहता क्या, ये समझो, शुरू से शुरू करो। कोलराउस लॉ क्या होता है, ठीक है, कोलराउस लॉ क्या होता है, तो कोलराउस लॉ सुन लो पहले। कोलराउस लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर कंडक्टेंस है या जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एट इनफिनाइट डाइल्यूशन the molar conductance or equivalent conductance of any electrolyte is equal to the sum of molar conductance or equivalent conductance of their constituent ions। like ऐसे मान लो अगर दिया हुआ है lambda नॉट ऑफ HCl, ठीक है,
HCl एक क्या इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका जो मोलर कंडक्टेंस है, मान लो इसका मोलर कंडक्टेंस की बात हो रहा है, जो इसका मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, वह इक्वल होगा लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। बस कि द मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, ये मान लो कि क्या है आपस में मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ देयर कैटायन एंड एनायन या ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन एट इनफिनिट डाइल्यूशन। अगर हमको मान लो कि इसका कंडक्टेंस पता नहीं है लेकिन इसका पता है, इसका हम निकाल सकते हैं। वैसे ही अच्छा ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा है, लेकिन ये लैम्डा यूज किया जाता है आयंस के लिए और ये लैम्डा यूज किया जाता है किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना। अगर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए ये यूज करते हैं और आयंस है तो उसके लिए ये यूज करते हैं लैम्डा, बाकी दोनों लैम्डा है। ऐसे जरूरी नहीं कि मतलब हमेशा यही रहेगा, कोई इसका नियम नहीं है, कन्वेंशन है, परंपरा चला आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लैम्डा यूज करना है और आयंस के लिए ये लैम्डा यूज करना है, परंपरा है ये, केवल नियम नहीं है। तो वैसे ही अगर मान लो है मोलर कंडक्टेंस ऑफ H2O तो ये इक्वल हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ क्या OH माइनस। तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा H प्लस और OH माइनस बनेगा। वैसे ही अगर मान लो दिया हुआ है लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH या NH4Cl पूछा जाए बताओ इसका क्या होगा, NH4Cl का क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव ना, तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव बनेगा। इधर देखो NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये क्या NH4 पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो पहले लिख डैश देना है, कोलराउस लॉ लिख डैश दो, बस यही चीज़ है, बाकी तो कुछ नहीं है। लिख पहले डैश दो कोलराउस लॉ लिख दिया। According to this law, according to this law, according to this law, the molar or equivalent conductance, ऐसे लिखो the limiting molar or equivalent conductance, according to this law the limiting molar or equivalent conductance, the limiting molar or equivalent conductance of any electrolyte is equal to the summation of मतलब जोड़ is equal to the summation of limiting molar or equivalent conductance, limiting molar or equivalent conductance of their constituent ions, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पर अगर सीयर हम बाद में लिखेंगे, मान लो अगर यहाँ OH रहता तो यहाँ पर क्या होता है NH4 पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाता है OH नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, लिख लो एग्जाम्पल के लिए। समझ में आया क्या लिखे हैं कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग क्यों लगाए हैं, क्योंकि सब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बात हो रहा है और उसी को लिमिटिंग कहा जाता है। समझ में आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर नॉट लगाए हैं, लिमिटिंग पर बात हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बात हो रहा है। देखो तो हम लोग जो है कोलराउस लॉ देखें, कोलराउस लॉ क्या कहता है कि किसी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो उसके आयंस के मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। इसी को क्या कहते हैं, कोलराउस का। इसका यूज क्या है, दो इसका एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन तो ये है कि हमको केवल अगर आयंस का कंडक्टेंस पता है तो उससे मिलकर बना हुआ जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंडक्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि हम लोग किसी भी 2-3 इक्वेशन के हेल्प से, 2-3 इलेक्ट्रोलाइट के हेल्प से तीसरे का किसी और इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो निकाल सकते हैं। जैसे कैसे, देखो मान लो 3 एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से एक HCl का है, एक H2O का है और एक NH4OH। मान लो इसका हमको पता है, इन सब का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। और हमको निकालना है NH4OH का, NH4Cl का से निकालना है हमको, NH4Cl का कंडक्टेंस निकालना है। तो NH4Cl का जो कंडक्टेंस होगा, जो मोलर कंडक्टेंस होगा वह क्या होगा, वह होगा लैम्डा नॉट ऑफ NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव, यही होगा, है ना। अब इसके हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं, और यही मेन चीज है जो एग्जाम में, हालांकि बोर्ड में तो नहीं आता है लेकिन बाकी सब एग्जाम में, मतलब कंप्यूटर एग्जाम में आता है। बोर्ड में भी तो नहीं आया है लेकिन मान लो आ सकता है। बोर्ड में सिंपली जो है इसका ऐसे देता है और इसका पूछता है, उससे ही बनवा देंगे हम। दे देगा कि हाइड्रोजन का ये है, Cl का ये है, तो HCl का निकालिए, तो सिंपली ऐड करना पड़ेगा। तो देख सकते हो, तो केमिस्ट्री में जो सबसे आसान न्यूमेरिकल आता है वो आता है कोलराउस लॉ पे, है ना। सिंपली दे देगा 2 आयन का, एक निकालना रहेगा, जोड़ दो, निकल गया। लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है कि कोई भी 3-4 इक्वेशन दे देगा और चौथे का पूछ देगा, किसी और का पूछ देगा जिसका नहीं दिया है। तो देखो इनके हेल्प से हम कैसे निकालेंगे। अगर इसमें ऐसा करें, मान लो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, 1 और 3 को ऐड कर दें और 2 को माइनस कर दें, ठीक है। इसमें से क्या कर दें, इक्वेशन 1 + 2 - 3। तो 1 में कौन है, 1 में है, चलो ऐड करते हैं। इधर हो गया लैम्डा नॉट HCl, इधर हो गया लैम्डा नॉट, कौन है इधर, H2O, अच्छा माइनस, नहीं 1 + 2, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 3 -2, ठीक है। तो माइनस लैम्डा H2 प्लस, ठीक है, प्लस करना है किसको, 3 को। तो 3 कौन है, लैम्डा नॉट NH4OH, ठीक है। इसका क्या है, इसका है H + Cl-, ये हो गया हमको लैम्डा नॉट H प्लस, ठीक है, प्लस इसका क्या वैल्यू यही ना है, ठीक है। तो प्लस लैम्डा नॉट Cl-, फिर माइनस है, ठीक है, माइनस में है H2O का, मतलब इन सब का माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो गया तो ये क्या हो गया, माइनस लैम्डा नॉट H प्लस, और ये भी हो गया माइनस, ये हो गया माइनस लैम्डा नॉट OH माइनस, फिर प्लस करना है 3 को। 3 में कौन है, ये है, तो यहाँ हो गया प्लस लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव, और यहाँ हो गया प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, और साथ में OH से OH कैंसिल हो गया, तो कौन बचा, लैम्डा नॉट Cl माइनस लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया, इधर बचा लैम्डा नॉट NH4 पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव। मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl। ये किसका होगा, इसी का ना होगा, इसी को ऐसे लिखेंगे हम। तो हम इन तीनों के हेल्प से NH4Cl के निकाल दिए हैं। इस तरह से क्या होता है कि 3 इक्वेशन दे देता है और चौथे का पूछता है, तो हम लोग इसके हेल्प से इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लेना ये कि बाय द हेल्प ऑफ दिस 3 इक्वेशंस फाइंड, लिख लेना, ये लिख लेना एग्जांपल, इसका एग्जांपल लिख लेना, लिखना बाय द हेल्प ऑफ these 3 equations find molar conductance, limiting molar conductance of NH4Cl. Find limiting molar conductance of NH4Cl, इसको लिख लेना है।